स्टैंडिंग वेव्स। याद रहे स्टैंडिंग वेव का दूसरा नाम है स्टेशनरी वेव। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडिंग वेव के बारे में बताएं या स्टेशनरी वेव के बारे में, तो दोनों सिचुएशन में आपने जो है वो यही सवाल करके आना है। तो आइए स्टैंडिंग वेव की हम सबसे पहले डेफिनेशन को समझना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स ट्रेवल इन द सेम मीडियम बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कंबाइंड टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स। हमने कहा जब दो एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स होंगी, जब दो एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स होंगी जो सेम मीडियम में क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रही हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जब वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो जो वेव बनती है उसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। अब मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, गौर से देखिएगा कि भाई एक धागा ले लेते हैं और इस धागे को दोनों एंड से क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, जर्क देता हूं, तो इसमें क्या होगी, वेव प्रोड्यूस होगी ना, इस धागे में वेव प्रोड्यूस होगी। ये वेव इस तरीके से गई। अब ये वेव टकराते हुए दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, दोबारा टकराते हुए क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। अब ये वेव इस तरीके से ये आगे चलती रहेगी, जैसे ये वेव ऐसे गई है, अब ये इस तरीके से रिटर्न होती रहेगी, फिर इस तरीके से आती रहेगी, या इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट इसकी, इस वेव की चलती रहेगी। तो हमने कहा कि इस वेव के अंदर, हमने कहा मीडियम क्या था, धागा था, दो वेव थे, दोनों वेव जो है वो सेम मीडियम में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक वेव जो है वो फॉरवर्ड जा रही है तो दूसरी क्या जा रही है, बैकवर्ड। तो हमने कहा व्हेन टू एग्जैक्टली सिमिलर वेव, दोनों क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है ना भाई, दोनों वेव जो है वो एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर है, ट्रेवल इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही होंगी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन इनकी क्या होगी, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, आर कंबाइंड टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव। जब ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जो वेव बनती है वो स्टैंडिंग वेव कहलाती है, या जिसको हम स्टेशनरी वेव का भी नाम देते हैं। याद रखिएगा स्टैंडिंग वेव की खास बात है, इसमें बनते हैं लूप। क्या बनते हैं, स्टैंडिंग वेव की खास बात है जो उसको प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ जाए। स्टैंडिंग वेव तो एक ही जगह पे रहेगी ना भाई, दोनों आपस में कंबाइन होते रहते अपनी जगह पर है। स्टैंडिंग वेव की जो खास बात है, इसके अंदर क्या बनते हैं, लूप्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ये जो लूप्स नजर आ रहे हैं ना, ये स्पेसिफिक फीचर है स्टैंडिंग वेव के, बाकी किसी और के अंदर नहीं है। अब लूप के अंदर क्या होता है, वो जगह जहां धागे की वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होती है, द पॉइंट वेयर द वाइब्रेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज मैक्सिमम इज नॉन एज एंटी नोड। याद रखिएगा लूप की अगर हम बात करते हैं, जहां वाइब्रेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो एंटी नोड है, और जहां वाइब्रेशन सबसे ज्यादा मिनिमम है वो क्या कहलाता है, जहां वाइब्रेशन सबसे ज्यादा मिनिमम है वो नोड कहलाता है, और जहां वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है वो क्या कहलाता है, एंटी नोड। तो स्टैंडिंग वेव की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जब दो एग्जैक्टली सिमिलर वेव होंगी, सेम मीडियम के अंदर ट्रेवल करेंगी, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी या आपस में कंबाइन होती हैं, तो क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव, या जिसे हम स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, पेपर में इस डेफिनेशन के बाद आपसे कहा जाता है फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फॉर फंडामेंटल लूप। देखो भाई ये अलग अलग अंदाज से आता है, या तो पेपर में कहेगा फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल लूप, या पेपर में कहेगा फॉर फंडामेंटल हार्मोनिक। क्या कहेगा, फंडामेंटल हार्मोनिक। तो ये अल्फाज जो भी इस्तेमाल करे समझ जाना इसी की बात हो रही है, या सिंपल कह देगा वन लूप। पास पेपर में ऐसे ही आया, वन लूप, टू लूप, थ्री लूप, बिल्कुल इस तरह। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एक लूप की। भाई कम से कम हमने कहा कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, हमारे पास एक धागा है जिसकी लंबाई L के बराबर है, विच इज अटैच्ड बाय बोथ एंड, जो कि दोनों किनारों से क्या है, अटैच है, एंड एटलीस्ट वन लूप इज प्रोड्यूस इन इट, और इसके अंदर कम से कम क्या हो रहा है, इसके अंदर कम से कम एक लूप जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। देन देयर आर टू नोड्स एंड वन एंटी नोड इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। तो हमने कहा इसमें कम से कम जो है, इसमें कम से कम क्या हो रहा है, एक लूप प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक लूप में क्या होगा, दो किनारे वो होंगे जहां वाइब्रेशन मिनिमम है, ये नोड है, ये नोड है, नोड कितने, दो, और एक किनारा वो होगा जहां धागे की वाइब्रेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तो क्या है, एक एंटी नोड है। तो हमने कहा कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई L के बराबर है, विच इज अटैच्ड बाय बोथ एंड, जो कि दोनों किनारों से अटैच है, एंड एटलीस्ट वन लूप इज प्रोड्यूस इन इट, और इसके अंदर क्या हो रहा है, कम से कम एक लूप प्रोड्यूस हो रहा है। देन देयर आर टू नोड्स, कितने नोड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो, एंड वन एंटी नोड इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, और उस धागे के अंदर एक एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है और दो नोड प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ये हमने डिफाइन कर लिया ना भाई, एक लूप है तो एक एंटी नोड होगा और दो नोड होंगे। अब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि ये एल है ना, हाफ लेमडा की क्यों लिखा भाई। एक वेव है ना, एक वेव के लिए शर्त है कि उसके अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो। एक कंप्लीट वेव के लिए शर्त है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो। और अगर मैं इसको स्टैंडिंग वेव की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो इसका मतलब क्या है, दो लूप। अगर दो लूप है इसका मतलब एक वेव है, दो लूप है, क्योंकि एक वेव में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ है। अब स्टैंडिंग वेव तो अपोजिट होकर आएगी ना, तो इसका मतलब दो लूप। दो लूप का मतलब है, दो लूप का मतलब है एक वेव। अब यहां कितने लूप बन रहे हैं, यहां एक लूप बन रहा है। अगर दो लूप बनते तो एक लेमडा होता। एक लूप बन रहा है इसका मतलब क्या है, एक लूप बन रहा है इसका मतलब ये आधी वेव है। तो इसका मतलब इस धागे की जो लंबाई है आधी वेव के बराबर है। पहले की बात करने जा रहे हैं वन लूप के लिए, तो इसे लेमडा के साइड पे 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए भाई, फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वन लूप की फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने f1 का नाम दिया, v वेलोसिटी को शो कर रहा है, इसकी रफ्तार को, और लेमडा 1। अब लेमडा 1 की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, l बराबर है लेमडा 1/2। 2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 2l बराबर है लेमडा 1 के। तो लेमडा 1 किसके बराबर है, 2l के। तो मैंने यहां लिख दिया f1 बराबर हो गया v/2l। f1 किसके बराबर हो गया, v/2l। इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब दो लूप की बात करते हैं, तो दो लूप की अगर हम बात करते हैं, व्हेन देयर आर टू लूप्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। अब धागे के अंदर अगर दो लूप बनते हैं, देन देयर आर टू एंटी नोड। कितने एंटी नोड है, एक और दो। एंड 3 नोड प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कितने नोड प्रोड्यूस होंगे, 1, 2 और 3। 3 नोड प्रोड्यूस होंगे और 2 एंटी नोड होंगे। तो हमने कहा व्हेन देयर आर 2 लूप्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, 2 लूप होंगे, तो हमने कहा 2 एंटी नोड होंगे और 3 नोड्स होंगे। तो यहां हमारे पास क्या हो गया, 3 नोड प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। यहां तक पहुंचे। अब f2 बराबर है v/λ2। लेमडा 2 किसके बराबर है, l के। तो यहां मैंने लेमडा 2 की जगह लिख दिया l, v/l। अब मैं क्या करता हूं कि इस इक्वेशन को, इससे मैं क्या करने जा रहा हूं, रिलेशन लाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इक्वेशन 1 का रिलेशन जो है ना इस इक्वेशन के साथ हो। तो यहां v है, यहां पे भी v है, यहां l है, यहां पे भी l है। फर्क क्या है, 2 का। फर्क क्या है, 2 का। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको v/l को 2/2 से मल्टीप्लाई कर। 2/2 मैथ के रूल के मुताबिक किसके बराबर है, 1 के। और अगर मैं 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करूं तो ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने इसको 2/2 से क्या मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा, 2v/2l। अब मैं क्या कर सकता हूं, v/2l की जगह, देखा ना भाई 2v/2l है, v/2l की जगह क्या कर रहा हूं मैं, v/2l की जगह क्या रख सकता हूं, v/2l की जगह में f1 रख सकता हूं। v/2l की जगह में क्या रख सकता हूं, f1। तो ये हमारे पास v/2l है, v/2l की जगह क्या रख दिया, f1। तो इसका मतलब f2 किसके बराबर हो गया, 2f1 के। f2 किसके बराबर हो गया, 2f1 के। इसी तरीके से पेपर में आता है 3 लूप का भी बताना होता है। तो हमने कहा अगर 3 लूप प्रोड्यूस होते हैं, इफ देयर आर 3 लूप प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, 3 लूप प्रोड्यूस होंगे तो कितने एंटी नोड होंगे, 1, 2 और 3 एंटी नोड होंगे। देन देयर आर 3 एंटी नोड्स, और नोड कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4 नोड। एंड 4 नोड प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, 4 नोड प्रोड्यूस होंगे। अब गौर से देखो, एक लूप का मतलब आधी वेव था, 2 लूप का मतलब पूरी वेव था, और 3 लूप का मतलब क्या होगा, डेर 1.5। तो 1.5 को हम अपॉन में कैसे लिखते हैं, 3/2। भाई डेर है ना, एक लूप आधे के बराबर था, 2 लूप पूरी वेव के बराबर थे, 3 लूप जो होंगे वो 1.5 के बराबर होंगे। तो 1.5 को हम अपॉन में कैसे लिखते हैं, 3/2। 3 को 2 से डिवाइड करो, यही आएगा ना। तो मैंने क्या किया, 3λ/2। क्या लिखा, 3λ/2। तो ये जो 3 लूप है, गौर से सुनिएगा, 3 लूप का मतलब है कि इस धागे की जो लंबाई है 3λ/2 है। तो मैंने अब बात की 3 लूप की, f3 बराबर है v/λ3। अब λ3 की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, तो l बराबर है 3λ3/2। 2 वहां मल्टीप्लाई हो गया, 3 यहां नोमिनेटर में, वहां डिनोमिनेटर में चला गया। तो λ3 किसके बराबर है, 2l/3। तो λ3 की जगह मैंने लिख दिया है 2l/3। अब 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f3 हमारे पास बराबर हो जाएगा, f3 किसके बराबर हो जाएगा, 3v/2l। f3 किसके बराबर हो गया, 3v/2l। अब ये f3 हमारे पास जो है वो 3v/2l है। अब देखो भाई, v/2l किसके बराबर है, v/2l जो है वो बराबर है किसके, f1 के। तो मैंने v/2l की जगह लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 का हवाला दिया, v/2l की जगह क्या लिख दिया, f1। इसका मतलब f3 किसके बराबर है, f3 बराबर है 3f1 के। अगर f4 की बात होगी तो f4 किसके बराबर होगा, 4f1। f5 की बात होगी तो f5 किसके बराबर होगा, 5f1। f6 की बात होगी तो किसके बराबर होगा, 6f1। और अगर फॉर n लूप की बात होगी तो fn बराबर होगा nf1 के।
आपको अगर फ्रीक्वेंसी FN की बात होगी नंबर ऑफ लूप्स की, तो नंबर ऑफ लूप जहाँ जो भी होंगे वो आप यहाँ रखेंगे और इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जाकर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हवाले से हमने मुकम्मल की। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।